सो सब कैसे हो। मेरा नाम है चौहान आशुतोष सिंह और आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड ट्रूथ के बारे में जानने वाले हैं। और ये दोनों ही टॉपिक या फिर हम कहें दोनों ही कॉन्सेप्ट आपस में काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं और हम वो भी जानेंगे कि क्यों कनेक्टेड है। तो वहाँ पे वीडियो के एंड तक बने रहना, वरना आप वीडियो आधा छोड़ के चले जाओगे, आपको लिटरली समझ नहीं आएगा। और हो सके तो मेरी वर्डिंग को छोड़ के, मेरी वर्डिंग तो समझने की कोशिश करना ही करना, पर कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करना, जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। एंड हाँ, हम इस वीडियो में जितना भी डिस्कस करेंगे, हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे, पर हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे या फिर शायद हम कभी पहुंच भी नहीं सकते। आई नो मेरी बातें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है, पर धीरे धीरे हम वीडियो के एंड में जैसे ही पहुंचेंगे आपको लगेगा कि इसकी बातें कुछ तो सेंस बना रही हैं। तो ओके, वीडियो स्टार्ट करूँ मैं उससे पहले कुछ बातें क्लियर कर देना चाहूंगा कि भाई मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसा कोई भी दावा नहीं करता कि मैंने जितनी भी बातें कर रहा हूँ या फिर मैं जितने भी पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने रख रहा हूँ वो सब सत्य है, क्योंकि फिर वही है कि हम सत्य असत्य में फर्क करना ही इधर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हम इधर इन डेप्थ में पहुंचने वाले हैं। एंड दूसरी चीज ये है कि देखो भाई, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, तो उसको थोड़ा सा लेट गो करके चलना। और ये जो वीडियो की क्वालिटी है इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलना, थोड़ा सा मतलब बजट कम है। ओके, आई मीन इस वीडियो क्वालिटी का। तो पहले हम जानते हैं कि टाइम क्या है, व्हाट इज टाइम। तो बात ये है कि भाई सेंट ऑगस्टीन, आई गेस मैंने गलत ही नाम प्रोनाउंस किया होगा, उन्होंने कन्फेशन बुक 11 में लिखा था। बेसिकली काइंड ऑफ एक क्योट है और ये ओरिजिनली लैटिन में लिखा गया था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसा निकलता है, इफ नो वन आस्क्स मी व्हाट टाइम इज आई नो, इफ आई विश टू एक्सप्लेन इट आई डू नॉट नो। यानी वो कह रहे हैं कि देखो भाई, इफ मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा कि टाइम क्या है, आई मीन समय क्या है, तो मुझे पता है समय क्या है। इफ कोई मुझसे पूछ रहा है कि समय क्या है, तो मुझे नहीं पता समय क्या है। आई नो ये थोड़ा सा अजीब सा साउंड कर रहा होगा, पर इसका साधारण शब्दों में मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा निकलता है कि देखो भाई, जो समय है वो एक ऐसी एंटिटी है जिसको हम वर्ड्स में कभी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। और इसमें भी अलग अलग पर्सपेक्टिव निकलते हैं, इस पर भी डिबेट्स होती हुई आ रही हैं। और काइंड ऑफ देखा जाए तो फिर यहाँ पर मेजोरिटी कह सकते हैं हम, लाइक दो पर्सपेक्टिव निकलते हुए आ रहे हैं कि भाई जो बेसिकली आई मीन ऑब्जर्वर को सुप्रीम मान रहे हैं, जो ऑब्जर्वर को सुप्रीम नहीं मान रहे हैं। एंड इवन दो से ज्यादा भी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स है, क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, वो हम सब जानने वाले हैं। और क्या आर्ग्यूमेंट ज्यादा सेंस बना रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये जाना कि देखो भाई, टाइम एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसको हम लिटरली वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। यानी वो हमारी सामान्य इंद्रियों के परे है, जिसको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, पर उसका एग्जिस्टेंस है। और समय बेसिकली टाइम, ये एक इसके लिए बहुत ही ज्यादा अलग टॉपिक है, क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी नहीं है। बात समझ रहे हो मेरी, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी नहीं है। अब बात यह है कि जो भाई फिजिक्स है, फिजिक्स ने बेसिकली टाइम को एज अ मेजरेबल सेंस में समझने की कोशिश की है। और बेसिकली इसके लिए जो फिजिक्स है उसने आई मीन ऑब्जर्वर को सुप्रीम माना है। इवन कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा इन डिटेल में तुमको समझाने की कोशिश करूँ तो मेजरेबल सेंस में टाइम को रिलेटिव माना गया, पर एग्जिस्टेंशियल, सॉरी मैं ये प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, पर हाँ लाइक टाइम एग्जिस्ट करता है उस सेंस में उसको एब्सोल्यूट माना गया। अब आओ धीरे धीरे इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो भाई आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। ओके, एंड मैं उसको इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर बेसिकली उसका पर्सपेक्टिव रखने वाला हूँ कि आई मीन समय को किसी हिसाब से समझा गया। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें हमको ये पता चला कि देखो भाई, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है टाइम के रिलेटिव होने से। और यहाँ पर जब हम मैं कह रहा हूँ टाइम, इट मीन्स टाइम को हम मेजरेबल सेंस में बात कर रहे हैं। यानी कोई भी प्रोसेस हो रही है, कोई आउटकम निकल रहा है, यानी कोई भी जो प्रोसेस हो रही है हम जो उसको मेजर कर पा रहे हैं वो है टाइम। और फिर ये भी लाइक ये वही आर्गुमेंट निकल के आ जाती है काउंटर में कि देखो भाई, लाइक आप कह तो रहे हो कि आप जिसको मेजर कर रहे हो, पर इफ अगर ये प्रोसेस हो ही नहीं रही होती तो क्या टाइम एग्जिस्ट नहीं करता? टाइम स्टिल एग्जिस्ट करता, पर मीनिंगलेस हो जाता। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आई नो मैं थोड़ा सा जल्दी ही आउटकम पे पहुंचने की कोशिश करता हूँ, वैसे तो ये आउटकम है भी नहीं देखा जाए तो। ओके, तो बेसिकली लाइक हमने जो बात की कि भाई जो फिजिक्स है वो ऐसा कहना चाह रही है कि देखो भाई, जो लाइक टाइम है वो काइंड ऑफ ऑब्जर्वर की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो रिलेटिव हो जाता है। और ये बात हम नकार नहीं सकते, हम इस बात को हम नकार नहीं सकते, ये फैक्ट है कि हाँ भाई ऑब्जर्वर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाँ भाई टाइम रिलेटिव हो जाता है। ओके, और वहीं जो दूसरा पर्सपेक्टिव निकलता है वो ये कहता है कि देखो भाई, जो टाइम है वो लाइक एग्जिस्टेंशियल, आई नो मैं फिर से इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाया इस वर्ड को, आई मीन वो एग्जिस्ट करता है, भले ऑब्जर्वर एग्जिस्ट करे या ना करे।
आप खुद सोचो, ऑब्जर्वर आज एग्जिस्ट करता है, उससे पहले भी टाइम एग्जिस्ट करता था। ऑब्जर्वर जब एग्जिस्ट नहीं करेगा, टाइम तब भी एग्जिस्ट करेगा। तो यानी यहाँ पर जो ये बेसिकली एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कहना चाह रहा है कि देखो भाई, आई मीन ऑब्जर्वर के होने या ना होने से टाइम को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट है। यानी ऑब्जर्वर टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम ऑब्जर्वर पे नहीं। ओके और एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये भी निकलता है कि वो तो ये कह देते हैं कि देखो जो टाइम है वो बस हमारे आई मीन दिमाग की एक काइंड ऑफ कल्पना मात्र है। आई मीन उसको कल्पना कह रहे हैं ये भी गलत हो जाएगा, काइंड ऑफ एक इंस्टीट्यूशन हम ऐसा कुछ कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पास्ट है हम उसको मेमोरी समझ के चलते हैं, जो हमारा प्रेजेंट है वो तो हम देख ही रहे हैं बेसिकली, जो हमारी सामान्य इंद्रियों की समझ में है वो तो हम प्रेजेंट फील कर ही पा रहे हैं, और जो हमारा फ्यूचर है उससे हम कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं या फिर हम कुछ अज्यूम करके चलते हैं। तो यानी ये जो तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव निकलते हैं, कहीं ना कहीं ये उसी के अराउंड है कि देखो भाई कुछ लोग ऑब्जर्वर को सुप्रीम मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, और जो लोग सुप्रीम मान भी रहे हैं वो उसकी आर्ग्यूमेंट भी प्रेजेंट कर रहे हैं। और वो क्या आर्ग्यूमेंट है कि देखो भाई उसके आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसी निकलती है कि लाइक देखो हम ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम को रिलेटिव कह दे रहे हैं, और ये सही भी है, क्योंकि बात ये हो जाती है कि देखो भाई ऑब्जर्वर है, इसके लिए ये डिबेट्स हैं। अगर ऑब्जर्वर ही नहीं रहेगा तो डिसाइड कौन करेगा कि टाइम रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है। पर फिर दूसरी तरफ आर्गुमेंट ये निकलती कि एग्जैक्टली आप यहाँ पर यही तो गलतियां कर रहे हो। बेसिकली आप खुद टाइम से बाउंडेड हो, आप टाइम को कभी भी इन्वेट कर ही नहीं सकते। आई नो एक बेसिकली थ्योरी निकली थी टाइम मशीन की, उस पर भी हम धीरे आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो बेसिकली ये वही बात हो जा रही है कि आप टाइम को कभी भी इन्वेट कर ही नहीं सकते, यानी आप खुद टाइम से बाउंडेड हो। तो इन द सेंस वही बात है कि भाई आप टाइम पे डिपेंडेंट हो, टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये वो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो कह देता है कि भाई टाइम एब्सोल्यूट है। एंड जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसको वो कह रहा है कि देखो भाई ये थ्योरी ऑफ आई मीन सॉरी ये रिलेटिविटी ऑफ टाइम नहीं, लेकिन रिलेटिविटी हम इसको प्रोसेस जरूर कह सकते। ओके और एक जो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो यही कह देता है कि देखो भाई ये जितना भी है ये ऑब्जर्वर यानी ऑब्जर्वर का भाई दिमाग ही है, जो है ऑब्जर्वर का दिमाग ही है। ठीक है, यानी जो टाइम है जिसको भी जो हम नाम दे दे रहे हैं टाइम, जो नहीं हम प्रोसेस जो आउटकम निकल रहे जो हम नाम दे दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये हमारी ब्रेन ने ही इसको बनाया है। आई मीन एंटायर टाइम को नहीं, टाइम इटसेल्फ को ब्रेन ने नहीं बनाया है, लेकिन हम उसको कैसे मेजर करें आई मीन नहीं बनाया। और फिजिक्स यहाँ पर आर्गुमेंट ये देती है कि देखो भाई कि हाँ ठीक है हम यहाँ पर चलो ठीक है हम एक बार को ये भी समझ जाते हैं कि हम ऑब्जर्वर को सुप्रीम नहीं भी माने, पर बात ये है कि जब हम ऑब्जर्वर को सुप्रीम मान के टाइम को रिलेटिव फाइंड आउट करते हैं तब वो हमारे लिए एक हेल्पफुल टूल है, वो हमारे लिए एक हेल्पफुल टूल है। इस वजह से हम लाइक इन द सेंस जो ऑब्जर्वर का पर्सपेक्टिव है हम इसको ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो सुप्रीम है, पर हम ये कह सकते हैं हम उसको इसके लिए लाइक ज्यादा मानने की कोशिश करते हैं। आई नो मेरे पास कुछ थोड़े वर्ड्स नहीं मिल पाते कभी कभी। ओके आई नो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो इन सिंपल टर्म में आपको बताने की कोशिश करूं कि देखो भाई जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि भाई ये लाइक ये फोन है, ओके ये फोन है, ओके ये मेरा फोन है। तो अब ये जो फोन है लाइक अभी इसको मैं अगर कोल्ड एनवायरनमेंट में लेके जाऊंगा, यानी बहुत एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में लेके जाऊंगा, तो XY3 रीजन की वजह से इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होने लगेगी। और वहीं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उसमें भाई इसकी बैटरी जल्दी वही जैसे नॉर्मली ड्रेन होती है उस हिसाब से हो रही। तो क्या मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि अगर जो मेरा फोन है वहां पहुंच गया तो समय में बहुत ज्यादा आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है? नहीं, हमने यहाँ पर प्रोसेस में छेड़छाड़ की उस वजह से आउटकम जल्दी या लेट मिला आपको। यानी जो समय फास्ट या स्लो नहीं है, हम प्रोसेस में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इस वजह से जो प्रोसेस है वो फास्ट या स्लो हो जा रही है और उस वजह से हमको आउटकम फास्ट या स्लो मिल रहा है। और देखो अब बात ये आ जाती है कि देखो भाई हम सपोज कर लेते इवन लाइक मॉडर्न फिजिक्स भी लाइक इस पर डिस्कशन चलते ही रहते हैं मॉडर्न फिजिक्स में भी कि व्हाट इफ इस एंटायर यूनिवर्स में कि भाई कोई एनर्जी रही नहीं। खैर काइंड ऑफ ये थोड़ी सी इलॉजिकल आर्गुमेंट है क्योंकि एनर्जी हमेशा अपना रूप बदलती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। पर ठीक है हम ये सिनेरियो मान के चल लेते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए। ओके तो हम समझ के चल लेते हैं कि भाई इस एंटायर यूनिवर्स में एनर्जी ही नहीं रही, एनर्जी नहीं रही यानी कोई मोमेंटम भी नहीं हो रहा है, यानी कोई चीज कुछ मूव हो ही नहीं रही है, यानी हर चीज रुक चुकी है। तो क्या यहाँ पर हम ये कहेंगे कि समय रुक चुका है? क्योंकि हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते। पर वही बात हो जाती है कि मेजरेबल सेंस में यस यहाँ पर समय रुक चुका है, पर बात यह है कि टाइम इटसेल्फ कभी रुका था ही नहीं। क्योंकि समय को हम मेजर नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, पर बात यह है कि अब वो मीनिंगलेस हो चुका है।
तो हाँ भाई, बात यही हो जाती है कि कुछ लोग टाइम को एज अ मेजरेबल टूल समझ के चल रहे हैं, और जो कुछ लोग हैं वो टाइम को एक ऐसी एंटिटी समझ के चल रहे हैं जिसको हम कभी एक्सप्लेन अच्छे से कर ही नहीं सकते। पर हाँ, हालांकि बात यह है कि जितनी भी डिबेट्स हो रही, जितने भी पर्सपेक्टिव है, इवन एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक फिलोसफिकल ऐसा पर्सपेक्टिव है जो तो कह रहा है कि देखो भाई ये सब बस दिमागी बनावट है, या फिर इवन हम इसको फिलोसफिकल ना कह के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं। तो एक ये चीज है, अलग अलग हमको पर्सपेक्टिव जानने को मिलते हैं। और बात ये कि आप जब उन सबके आर्गुमेंट सुनोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक सेकंड ये गलत कर रही है, इसकी इलॉजिकल आर्गुमेंट है। नहीं, सबकी आर्गुमेंट कहीं ना कहीं सेंस बना रही। ओके, बात समझने की कोशिश कर रहे हो। तो अब देखो भाई अब बात यह है कि हमने जितना कुछ भी जाना कि भाई ठीक है भाई, टाइम मेजरेबल सेंस में चलो भाई रिलेटिव हो जाता है, पर ठीक है वो एग्जिस्ट हमेशा करता रहेगा, तो इसके लिए वो एग्जिस्टेंशियल सेंस में हम उसको एब्सोल्यूट कह सकते हैं। तो इस बात से तो हम सब एग्री करेंगे कि हम समय में कभी भी आगे या पीछे नहीं जा सकते। आई नो, एक टाइम मशीन की थ्योरी निकली थी, पर उसको बाद में बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया, और उसका कारण ये था कि जिसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि देखो भाई, कि हम एक बेसिकली मशीन क्रिएट करते हैं, फिर हम एक स्पेसशिप क्रिएट करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज जा सके। और पहली बात तो यह है कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज इस एंटायर यूनिवर्स में कुछ जा ही नहीं सकता। इस एंटायर यूनिवर्स ने किसी को ये पावर दी ही नहीं है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज जा पाए। बेसिकली मैं एक सर्टेन मास की बात कर रहा हूँ। एंड आई नो, फिर इसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट में ये निकलता है कि ब्रो एक सेकेंड, ये जो यूनिवर्स है वो खुद स्पीड ऑफ लाइट से तेज एक्सपैंड कर रहा है, तो लो भाई यहाँ पर ये तो रूल तोड़ दे रहा है। नहीं, यहाँ पर रूल कुछ नहीं टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स इटसेल्फ एक्सपैंड हो रहा है और यहाँ पर कोई मास मूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर स्टिल ये जो आर्गुमेंट निकलती है, या फिर हम कहें उसको हम फैक्ट्स भी फिलहाल की तरफ से फैक्ट्स कह रहे हैं। आई नो कि अब आप इधर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, पर हम धीरे धीरे जैसे ट्रूथ की और बढ़ेंगे तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो मैंने वही कह रहे हैं कि देखो भाई, कि आप स्पीड ऑफ लाइट से तेज कोई मास मूव कर ही नहीं सकता। पर चलो सपोज कर भी लेते हैं भाई, कि जिसे हम पहले भी सपोज करके चल रहे थे कि भाई एनर्जी के खत्म ही हो जाती पूरी तरीके से, पर जो कि लॉजिकली इवन साइंटिफिकली भी पॉसिबल नहीं। पर चलो हम यहाँ पर भी मान के चल लेते हैं कि ठीक है भाई, हम स्पीड ऑफ लाइट से तेज कोई ऐसी मशीन बना लेते हैं जिससे हम मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अगो एक ऐसे प्लेनेट पर पहुंचते हैं, और वहां पर हम एक ऐसा बाइनोस्क्यूलर कह सकते हैं, या फिर उसका मेरे को एग्जैक्ट टर्म नहीं पता, तो मेरे को माफ करना, पर हाँ एक काइंड ऑफ एक ऐसा लेंस बनाते हैं जिससे हम मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अगो हमारी पृथ्वी की तरफ देख पाए। और तब हम देखेंगे, तब वो क्या पता चला कि हम पास्ट देख रहे हैं। वाओ ग्रेट, तो क्या हम पास्ट में पहुंच गए? नहीं, हमारी आंखों पर जो रिफ्लेक्शन है वो पास्ट इटसेल्फ नहीं है, वो पास्ट का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है बेसिकली। यानी पास्ट जब होना था वो हो गया, यानी हम जो आंखों पर देख रहे हैं वो उसका रिफ्लेक्शन है, वो भी इसके लिए क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट से तेज वहां पहुंचे हैं। यानी जो लाइट हमारी इरिस तक जो पहुंच रही है, हम उससे तेज वहां पहुंच चुके हैं, इसके लिए वो हमको दिख रहा है। यानी हम कभी भी पास्ट का हिस्सा नहीं बन सकते। ओके, तो यहाँ पर पास्ट की ये वाली जो जो हम समय से पीछे जा सकते हैं, ये थ्योरी कहीं ना कहीं डिनाई हो जाती है। खैर, हालांकि डिबेट्स तो इस तरह भी चलती ही रहती है। और फिर एक वो भी निकलती है कि देखो भाई, हम स्पीड ऑफ लाइट से तेज अगर हम जाते हैं तो भाई हम कम एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन हम कम बूढ़े होंगे, यानी कम एजिंग की बात हो जाती है कि हम कम बूढ़े होंगे। फिर स्टिल यहाँ पर वही बात हो जा रही है कि भाई आप प्रोसेस में छेड़छाड़ कर रहे हो, तो इस वजह से आउटकम हमको जल्दी या स्लो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि टाइम स्लो या फास्ट हो रहा है। ओके, आई नो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए। हाँ, तो हम एट द एंड जब हम बात कर लेते हैं, तो मेजोरिटी जो लोग होंगे वो इस बात पे तो कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ ठीक है भाई, हम समय में आगे पीछे नहीं जा सकते। हालांकि डिबेट्स अभी भी चलेंगी कि भाई टाइम रिलेटिव है, टाइम एब्सोल्यूट है। और फिर एक वो पर्सपेक्टिव निकलेगा जो बोलेगा क्या तुम लड़ रहे हो बिना फालतू टाइम के पीछे, ये सब तुम भाई, ये तुम्हारे भाई सबकॉन्शियस माइंड ने सब बिल्ड किया। इन द मेजरेबल सेंस। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रूथ के बारे में, और वो कनेक्टेड क्यों है टाइम से। वो कनेक्टेड इसके लिए है जब हम एक्सिस्टेंशियल सेंस में, आई नो मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता यार साला। ओके, यानी हाँ भाई कि हम तो मेजरेबल सेंस में बात नहीं कर रहे। यानी हाँ भाई कि भाई टाइम भाई एग्जिस्ट करता आ रहा है, कर रहा है। ओके, ऑब्जर्वर हो या ना हो, उसका एक्सिस्टेंस तो रहने ही रहने वाला है। तो इस सेंस में भाई टाइम एब्सोल्यूट है। तो जब टाइम एब्सोल्यूट हो जा रहा है, तो इस वजह से हर एक, हम कह सकते हैं भाई, हर एक सेकंड या फिर हर एक मिली सेकंड कुछ ना कुछ नए सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं।
यानी सिचुएशंस बदल रही हैं। तो इस वजह से सिचुएशंस के बदलने की वजह से कुछ ना कुछ नई घटनाएं घट रही हैं, कुछ ना कुछ नए एक्शन हो रहे हैं, और इस वजह से कुछ जो पास्ट में प्रिंसिपल से डेवलप होते हैं तो यहाँ पर वो रिलेवेंट नहीं रह जाते। तो इन द सेंस जो कह देते हैं कि भाई लो भाई एब्सोल्यूट ट्रूथ ये है, जैसे आई मीन साधारण शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है यानी जो परम सत्य है वो थ्योरेटिकली आई मीन एग्जिस्ट करता है पर प्रैक्टिकली नहीं। हाँ, पर कैसे? तो देखो थ्योरेटिकली भी मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, गणित की बात कर रहा हूँ कि जैसे 2+2 = 4। अब बोलो भाई लो भाई अब आप इसको डिनाई कैसे करोगे? इसके लिए मैंने कहा कि थ्योरेटिकली एब्सोल्यूट ट्रूथ एग्जिस्ट करता है पर प्रैक्टिकली नहीं। पर प्रैक्टिकली क्यों नहीं? प्रैक्टिकली क्यों नहीं? यहाँ पर भाई टाइम का रेफरेंस आ जाता है कि देखो भाई टाइम आई मीन हर मिली सेकेंड कुछ ना कुछ नया हो रहा है, यानी जो पास्ट में होता जरूरी नहीं कि सेम वैसे ही हो। अब मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो चलो सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो भाई मैंने एक टेबल रखा और मैंने उसमें 2 पत्थर रखे, 2 स्टोन्स रखे, एंड मैं उसमें जैसी 2 और स्टोन्स को ऐड करने गया और अर्थक्वेक आ गया, और जो लाइक आउटकम जो पहले निकला गया था यानी थ्योरेटिकली आउटकम ये निकला गया था कि देखो भाई 2 स्टोन्स, अगर टेबल पे 2 स्टोन्स है और अगर हम 2 स्टोन्स और ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 4 स्टोन टोटल होने चाहिए। पर अर्थक्वेक के आने की वजह से वो टोटल 4 स्टोन्स नहीं रहे, वो सारे के सारे स्टोन्स गिर गए, यानी इस बार आउटकम 4 नहीं आया। अब आप मुझे बोलोगे ब्रो व्हाट द हैक, मुझे ये सब करना ही नहीं, मैं अपने ब्रेन में ही कैलकुलेट कर लूंगा लाइक ब्रो 2+2 4। बट व्हाट इफ आप जैसे कैलकुलेट करने गए 2+2 = 4 और उस टाइम पर आपको हार्ट अटैक आ गया, इस बार भाई आउटकम नहीं निकला 4। यानी वही बात हो जा रही है कि थ्योरेटिकली यस एब्सोल्यूट ट्रूथ एग्जिस्ट करता है बट प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि इस पे भी भाई डिबेट्स होती हुई आ रही। एंड इधर मैं वेदांत दर्शन का थोड़ा सा, वेदांत फिलोसॉफी हम कह सकते हैं, वेदांत फिलोसॉफी का मैं थोड़ा सा रेफरेंस लेना चाहूंगा। हालांकि जो वेदांत दर्शन है बेसिकली वेदांत में भी द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, शुद्ध अद्वैत, इवन लाइक स्वामी विवेकानंद जी ने भी बाद में जाके नव वेदांत दर्शन की फिलोसॉफी दी थी। तो वेदांत भाई लाइक खुद में ही एक काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल ट्री की तरह ही है जिसमें बहुत सारी फिलोसॉफीज एग्जिस्ट करती है। पर हाँ, लेकिन उसकी जो बेसिकली हम कह सकते हैं जो मूल फिलोसॉफी से जो कहती हैं कि देखो भाई एब्सोल्यूट ट्रूथ एग्जिस्ट करता है, जिसको परम सत्य कहा गया है, और जिसको हम थोड़ा सा लाइक जानने की कोशिश करें। और बात यह है कि हम वेदांत दर्शन को एक वीडियो में जान ही नहीं सकते, वो इतना बड़ा टॉपिक है ये भाई हम एक वीडियो में जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि बात है कि जो सनातन इवन हिंदुइज्म एक रिलीजन नहीं है, ये एक फिलोसॉफी है, जो एक फिलोसॉफिकल ट्री हम जिसको कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी फिलोसॉफीज की ब्रांचेस हैं, जिसमें एक बेसिकली वेदांत भी है। आई मीन वेदांत से हटकर हम बात कर लेते हैं जैसे मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, फिर लाइक चारवाक दर्शन, वो तो फिर नासिक दर्शन ही है। खैर अब ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अब हम इसमें ना बेसिकली एक लाइक वीडियो लाने ही वाले हैं इन फ्यूचर, तो सब्सक्राइब करके रखना, उसमें भी आपको मजा आने वाला है। खैर हम फिलहाल के लिए इधर एब्सोल्यूट ट्रूथ की हम बात कर रहे थे, तो इस वजह से हम इधर वेदांत दर्शन की बेसिकली रेफरेंस ले रहे हैं। तो वो कह रहा है कि देखो भाई परम सत्य एग्जिस्ट करता है, पर कैसे आप थोड़ा जानने की कोशिश कर। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि वो परम सत्य क्या किसको रहा है। वो परम सत्य कह रहा है ब्रह्म। ब्रह्म एक ऐसी प्लेस जो स्वर्ग नरक से परे एग्जिस्ट करती है। इवन वो तो ये भी कहता है कि जो ब्रह्म जैसी आई मीन लाइक जगह है, प्लेस है, वहां पर तो काल का एग्जिस्टेंस भी नहीं है, वहां पर तो टाइम का एग्जिस्टेंस भी नहीं है। लो भाई ये तो कुछ नया ही हम जान रहे हैं। हाँ, तो इस वजह से ये चीज भी है, खैर हम आगे जानेंगे कि ये क्यों लाइक थोड़ी सी सेंस नहीं बनाती है, वो भी हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई ब्रह्म बेसिकली, ब्रह्म का मतलब हो रहा है कि हम ईश्वर के पास जा रहे हैं, हमने ईश्वर की प्राप्ति कर रहे हैं। ओके, एंड आई नो यहाँ पर नास्तिक आस्तिक पॉइंट ऑफ व्यू निकलेंगे, वो भी हम जानेंगे। आई मीन मैं इस पे वीडियो लाने वाला हूँ नास्तिक आस्तिक दर्शन में, और ये बात तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि कभी भी डिबेट हुई तो नास्तिक दर्शन का पलड़ा हमेशा भारी होगा, क्योंकि लॉजिकली नास्तिक ज्यादा सेंस बनाता है। ओके, तो यहाँ पर ईश्वर को पाने के लिए बेसिकली 2 मार्ग बताए गए, पर एक्चुअली में 3 मार्ग एग्जिस्ट करते हैं। आई मीन मार्ग कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोसेस हो रही है काइंड ऑफ, कि देखो भाई भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, और एट द एंड ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग को ज्यादा एक्सप्लेन किया नहीं गया है, क्योंकि बेसिकली भक्ति मार्ग यानी उधर लव को ही बताया कि भाई भक्त और ईश्वर के बीच में लव एग्जिस्ट करता है, तो उसको भाई लव का तो कोई समझ ही नहीं पाया, तो हम कहां से समझ लेंगे। ओके, तो इसमें एक ये चीज भी है कि भक्ति मार्ग का हमको प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलता, और दूसरा है कर्म मार्ग। तो यहाँ पर वेदांत दर्शन में ये कहा जाता है कि आप कर्म मार्ग से कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। ईश्वर की प्राप्ति इन द सेंस कि आप कभी भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते, यानी आप एब्सोल्यूट ट्रूथ कभी भी पा नहीं सकते।
आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है पर समझने की कोशिश करोगे तो काफी ज्यादा बढ़िया होगा। ओके, तो यहाँ पर वो क्यों, तो उन्होंने यहाँ पर लाइक आर्ग्यूमेंट ये प्रेजेंट किया है कि देखो भाई जो कर्म मार्ग है, यानी हम कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, पर एट द एंड हमको फल मिलेगा। और ये साइकिल चलती रहेगी। और इसके लिए जिसको माया भी कहा गया, हम इससे कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। हालांकि फिर बात ये भी है कि इसका एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं तुमको आगे बताऊंगा, जिसमें तुमको मजा भी बहुत है। आगे तो उसमें ये चीज भी कि बोला जा रहा है कि देखो भाई हम इस साइकिल से मुक्त नहीं हो पाएंगे, इसके लिए हम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और लास्ट बेसिकली ज्ञान मार्ग में बताया गया देखो भाई कि जब हम वेदों का अध्यापन है, जब हम वेदों को स्टडी करेंगे, उपनिषद को स्टडी करेंगे। और हालांकि बात ये भी है कि आज के समय में आप वेदों को डिकोड कभी भी कर ही नहीं पाओगे अच्छे से, क्योंकि वेदों को जिस संस्कृति में लिखा गया है वो वैदिक संस्कृत है, फिर उसके बाद मिडेज संस्कृति भी आई, और आज के टाइम में जो हम संस्कृत यूज करते हैं वो एक बेसिकली मॉडर्न संस्कृत हम उसको कह सकते हैं, वो एक मॉडर्न संस्कृत है। यानी हाँ भाई लाइक लैंग्वेज इवॉल्व होती हुई आ रही है, और भाई ये तो लैंग्वेज का नेचर ही है। ओके, तो एक ये चीज भी है। हालांकि चलो हम मान भी रहते कि हाँ भाई हमने वेदों का भाई स्टडी किया, हमने प्रिंसेस को स्टडी किया, और एंड में हम ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। और बात है कि इधर ब्रह्म ज्ञान ना बेसिकली नॉलेज, वो लाइक उसका डेफिनेशन ही बहुत अजीब सा मिलता है, जिसको हम लाइक हम ऐसा भी कह सकते हैं जिसको हम लॉजिकली अच्छे से डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, या फिर हम वेदा ऐसा कह सकते हैं हम नहीं वेदांत अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि देखो भाई ब्रह्म की प्राप्ति के लिए बेसिकली जो हम जितना भी हमने ज्ञान एकत्रित किया, अब हमको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो हमको उसके लिए एक प्रोसेस कह सकते हैं उससे गुजरना पड़ेगा। और वो है सॉरी एक तो है ना एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलता, मतलब जब मैं बोलना चाहूँ तो वो है समाधि। ओके समाधि, हाँ आपको समाधि लेनी पड़ेगी। और समाधि भी 9 प्रकार की होती है, मतलब कोई लाइक पानी में ही कूद जाता है, कोई लाइक बिना अपन, हाँ आप लाइक प्रॉपर त्याग देते हो। और वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये देता है कि देखो जब हम समाधि ले लेते हैं इट मीन्स हमने पास्ट में जो भी कर्म किया हमको उसका फल अभी मिल रहा है, यानी जो पास्ट में कर्म किया उसका फल तो अब हमको मिल गया। एंड इवन जब वो समाधि ली जाती है, हम इवन हम खाना पानी को भी त्याग देते हैं, बात समझ रहे हो, हम खाना पानी को भी त्याग दे रहे हैं, यानी इट मीन्स अब हम कुछ कर्म ही नहीं कर रहे हैं, हम कर्म की साइकिल से ही मुक्त हो गए। पर बात ये भी हो जाती है कि जब आप कह रहे हो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, पर ब्रह्म ज्ञान कैसा भाई, लाइक जो नॉलेज है हम नॉलेज कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, देख के या तो सुन के, या तो फिर लाइक जो अंधे होते हैं, सॉरी मेरे को माफ कर रहा है थोड़ा, मतलब डेरोगेटरी रिमार्क नहीं दे रहा हूँ मैं, बस लाइक इन द मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइक जो देख नहीं सकते, जो लोग जो विकलांग होते हैं वो हाथों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी सामान्य इंद्रियां हैं उसकी समझ में हो, उस हिसाब से नॉलेज को समझने की कोशिश की जाती है। और जब ब्रह्म ज्ञान की बात की जाती है तो फिर तो वो सामान्य इंद्रियों की परे ही है, तो फिर लाइक आप क्या मतलब उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो आप, तो यहाँ पर वही बात आ जाती है कि हाँ भाई यहाँ पर सामान्य इंद्रियों के परे यहाँ पर वेदांत दर्शन में बात की जाती है। और इस वजह से साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये निकलता है, बेसिकली मनोविज्ञान का पॉइंट ऑफ व्यू ये निकलता है। वो तो ये कहता है कि देखो भाई यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर ये सिर्फ हमने जितना भी ये वेदांत दर्शन है, बेसिकली हाँ वेदांत दर्शन लाइक बहुत हम ऐसा कह सकते हैं वेदांत दर्शन एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन्स या फिर अदर दर्शंस में वो काफी ज्यादा लॉजिक क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू बेसिकली जितने भी दर्शन हो गए। पर हाँ बात यहाँ पे ये भी निकलती है कि जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी मनोविज्ञान का जो पर्सपेक्टिव है वो तो ये कहता है कि भाई ये भी तो हो सकता है कि हम जितने भी यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, नीति, ये सिर्फ आई मीन ह्यूमंस, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कल्पना भी तो हो सकती है। एंड हाँ भाई ये तो भाई पॉसिबल है ही ना, कि जैसे मैं तुमको सिंपल सा एग्जांपल दूं कि देखो भाई काइंड ऑफ जैसे मैं कैसे समझाऊं कि ओके चलो इस बुक को ले लिए, ओके चलो ये समझ लेते हैं कि ये बुक है, ठीक है। अभी ना इस बुक को रिलेट करते हुए मैं एक ऐसी बुक लिखूं जो बेसिकली प्रेजेंट से भी रिलेट कर पा रही है, और मैं उस बुक को कुछ इस प्रकार लिखूं, यानी उस झूठ को मैं इस प्रकार लिखूं कि ऐसा लगे कि वो रियलिटी है, वो ट्रूथ है, पर वो 6 सेंस के परे है। यानी जब भी मतलब मेरे पे क्वेश्चनिंग ये हो जाए कि भाई आप इसको प्रूव करो, तो फिर मैं ये कह दूंगा कि भाई ये तो सामान्य इंद्रियों के परे है। और जब मैं इसको कुछ इस प्रकार से लाइक मैं कहूँ क्या इसको छुपा दूं या फिर मैं इसको कहीं पे गाड़ दूं कि जब भी लाइक आज से 1000-1500 साल बाद इसको फाइंड आउट किया जाए तो लोग इसको हिस्ट्री मान लें, और हो भी सकता है लोग इसको हिस्ट्री मान भी देंगे। तो यहाँ पर वही बात आ जाती है। और हाँ भाई मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि देख लो भाई मैं किसी के अगेंस्ट या किसी के साथ नहीं, यानी कोई सर्टेन फिलोसफी के अगेंस्ट या सर्टेन फिलोसफी के साथ नहीं,
मैं एक लॉजिकल थिंकर हूँ और मैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करता हूँ और किस हद तक मैं शायद समझ भी पाता हूँ। तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जाता या फिर मैं किसी को रेजिडली फॉलो नहीं करता। लॉजिकल थिंकर होने की ओके यार, ये मकड़ी बहुत परेशान करती है यहाँ पर दीवारों में। ओके, यहाँ पर लॉजिकल थिंकर होने की खास बात यही है कि भाई देखो, हम किसी की फिलोसफी को रेजिडली फॉलो नहीं करते, हम क्वेश्चनिंग हर जगह करते हैं। हालांकि एट द एंड मैं आप लोगों के साथ कुछ फिलोसॉफिकल बातें भी शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपको मजा भी आ नहीं वाला है। ओके, तो यहाँ पर वही बातें निकल रही है कि देखो भाई, जो वेदांत दर्शन कह रहा है कि देखो भाई लाइक एब्सोल्यूट ट्रुथ एग्जिस्ट करता है कि भाई ब्रह्म की प्राप्ति। तो पर यही है कि फिर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फिर हो सकता है या फिर किसी की बस दिमाग की बस एकमात्र कल्पना भी ये हो सकती है, क्योंकि फिर जब आपकी हम कह सकते हैं थ्योरीज पे जब क्वेश्चनिंग की जाती है तो आप ये कह देते हो कि सामान्य इंद्रियों के परे है, इसके लिए आप ये समझ नहीं पाओ। तो ये तो फिर लाइक कोई सेंस नहीं बना रहा है, या फिर शायद बना भी रही है, who knows। ओके, तो भाई हमने इस एंटायर वीडियो में ट्रूथ टाइम के बारे में लाइक बहुत जानने की कोशिश की, पर हम एक निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश की, पर हम निष्कर्ष पर पहुंच नहीं। हालांकि बात ये भी है कि जो हम ह्यूमंस है, ठीक है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसके पास लिमिटेड डेटा है। हम हर चीजें नहीं जानते, इवन हम खुद के दिमाग को भी अभी तक अच्छे से नहीं जान पाए। बात समझ रहे हो? तो एक ये चीज भी हो जाती है कि देखो भाई, जो हम है वो हमारी जो जानने की इच्छा है, हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ अब तक 1% जाने, क्योंकि हम उसको कैलकुलेट भी कैसे कर रहे हैं। नॉलेज को हम कैलकुलेट कर ही नहीं देते कि भाई कितनी नॉलेज एग्जिस्ट करती है। इवन आपको सोचो, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा नया हुआ होगा कि भाई लाइक जो पास्ट में कभी नहीं हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि भाई जब हम एक्जिस्टेंशियल सेंस में जब हम टाइम को लाइक एब्सोल्यूट मान रहे हैं, तो भाई लाइक कुछ ना कुछ नई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा नया हुआ, तो लो भाई वो हिस्ट्री बन गई। कुछ ना कुछ नया हुआ भाई, हर दिन कुछ ना कुछ भाई नई डिस्कवरीज हो रही, बात समझने की कोशिश कर रहे। तो इस वजह से हम ये मान रहे हैं कि ठीक है भाई, थ्योरेटिकली एब्सोल्यूट ट्रूथ एग्जिस्ट करता है, बट प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं करता। और हाँ भाई, ये सब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कह सकते हो पास्ट में कुछ फिलोसोफर्स रहे, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। तो लाइक आप अपने थॉट्स बिल्कुल कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो भाई। लॉजिकल, पर हाँ लॉजिकल क्वेश्चनिंग करना, ओवर क्वेश्चनिंग मत करना, क्योंकि फिर हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। हालांकि हम अभी भी नहीं पहुंच। तो हाँ, वही बात है कि भाई देखो, हमारे पास लिमिटेड डेटा है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमको पता ही नहीं कि हम कितना जानना चाहते हैं। और भाई एट द एंड बात वही आ जाती है कि देखो भाई, टेक्निकली लाइफ का कोई मीनिंग नहीं। हालांकि इस टॉपिक पर भी डिबेट्स होती हुई आ रही है, पर हाँ जो मेजोरिटी है वो इस बात से एग्री करता है कि हाँ भाई टेक्निकली लाइफ का कोई एम नहीं है या फिर मीनिंग नहीं। ओके, तो एक में बात वही हो जाती है कि देखो भाई, हम हर चीज का रीजन जानने की कोशिश कर तो रहे हैं, पर बात यह है कि हम सच में हर सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। हम क्या सच में ये चीजें मैटर करती हैं? मैंने यहाँ पर बेसिकली नॉलेज को लेकर के, हाँ भाई, कि जो नॉलेज है वो एक डेस्टिनी नहीं है, वो एक जर्नी है। इसको लेकर एक कविता लिखी। बेसिकली मुझे हिंदी साहित्य में दिलचस्पी है, पर हाँ हालांकि मैं प्रोफेशनल हिंदी साहित्यकार नहीं हूँ, तो परफेक्शन तो मैं कह सकता हूँ कि तुमको इस कविता में परफेक्शन तो नहीं दिखेगा, पर बेसिकली मेरी थॉट्स को इस कविता में समझने की कोशिश आप करना तो काफी बढ़िया होगा। 2 सेकंड जरा। ओके, तो ये कविता कुछ ऐसी थी कि मैंने पाया ज्ञान को, हुआ मुझे अभिमान, पूछा मैंने खुद से और कहाँ मिलेगा मुझे असीमित ज्ञान। अंतरात्मा बोल उठी, क्या तुम चाहते हो पाना और ज्ञान? आसान नहीं है मंजिल, पहले पाओ ध्यान। जिस दिन ढूंढा ध्यान को, उस दिन भी न मिला ज्ञान। अंतः ज्ञान हुआ ये कि मंजिल है असीमित, सफर का नाम। ये कविता काफी इन डेप्थ जाती है फिलोसॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इफ आप इसको एक्सप्लेन करो कमेंट सेक्शन में, तो भाई मुझे भी मजा आ जाएगा कि हाँ भी आपको मेरी बात लाइक समझ में तो थोड़ी बहुत आ रही है। और हाँ, एक और मैंने कविता लिखी थी बेसिकली उन लोगों की मेंटलिटी एक्सप्लेन करते हुए जो लोग एक सर्टेन फिलोसॉफी को रिजिड मान लेते हैं, फिर वो बोल लेते कहते भाई यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है भाई, बाकी सब मैं इसके अगेंस्ट सुनना ही नहीं चाहता। तो इस कविता का नाम था राजा था धनवान, और ये कुछ ऐसी निकलती है। राजा था धनवान, सदैव करता था खुद का गुणगान। धन पर था उसे अभिमान, मुक्ति पाने हेतु घूम आया चारों धाम, परंतु वह चाहता था खरीदना स्वाभिमान। साधु मिला बाजार में, दिया उसे धन का दान, बोला मैं चाहता हूँ मुक्ति, तो कर दे अपने प्राणों का दान। राजा था मूर्ख, पाखंड की वाणी को समझ लिया भगवान। अंत हुआ ये कि न मिली उसे मुक्ति, न खरीद सका वह साधु का स्वाभिमान। इट मीन्स यहाँ पर राजा को लाइक एक उस व्यक्ति के रूप में बताया गया, फिर एक उस मेंटेलिटी के रूप में बताया गया है जो किसी भी एक सर्टेन फिलोसॉफी को रिजिड मान लिया जाता है, फिर हम कह सकते हैं एक परम सत्य मान लिया जाता है। और बाकी एट द एंड जब हम बात करें कि भाई टेक्निकली, साइंटिफिकली, लॉजिकली सब चीजों को छोड़कर लाइफ का मीनिंग क्या निकलता है, लाइफ का एम क्या है,
तो लाइफ का मीनिंग ये है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।